हेलो दोस्तों, ये है हमारा एसी फंडामेंटल का पार्ट 12। पार्ट 12 के अंतर्गत हमने ये समझना है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व क्या होता है। इसके पिछले वाले पार्ट में हमने देखा कि आरएलसी सर्किट में जो सीरीज रेजोनेंस की स्थिति थी, उसी के संदर्भ में हम आगे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व को देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन में हमारा करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या संबंध होता है। मतलब अगर करंट बढ़ रहा है तो हमारा फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से रिस्पॉन्स कर रहा है, ये हम देखेंगे। तो हमने पढ़ा था कि आरएलसी सीरीज सर्किट के रेजोनेंस कंडीशन में आपको बता दूं कि होता है, अगर इंडक्टिव लोड का फेजर डायग्राम यानी कि VL और VC, इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों का फेजर डायग्राम अगर समान हो जाए तो उस स्थिति में दोनों का फेजर डायग्राम एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसलिए हमारा जो परिणामी फेजर डायग्राम होगा वो रेजिस्टिव की भांति कार्य करेगा और रेजिस्टिव फेजर डायग्राम के टाइप का बनेगा। और उसी स्थिति में हमारा ये सब कंडीशन मिलता है जो कि मैंने पिछले पार्ट में समझाया था। तो उस स्थिति को हम अगर देखें तो हमें एक मिलता है कंडीशन कि करंट बिकम मैक्सिमम। यहाँ पे देखिए लिखा है करंट बिकम मैक्सिमम, मतलब अगर रेजोनेंस की कंडीशन है तो उसमें करंट मैक्सिमम होता है। तो देखिए अगर ये रेजोनेंस की कंडीशन है तो इस स्थिति में देखिए करंट मैक्सिमम होता है, इससे अधिक मैक्सिमम नहीं, इससे अधिक नहीं हुआ है, मतलब यही मैक्सिमम पॉइंट है। और ये जो बिंदु है F0 क्या है, हमने पढ़ा था कि जो रेजोनेंस की कंडीशन में F0 होता है रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी F0। ठीक है, तो F0 बराबर हम क्या पढ़े थे, 1/2 पाई रूट LC पढ़े थे। ये एक सूत्र है जो कि हमें याद करने की जरूरत है। इसके बाद रेजोनेंस की कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था कि इम्पीडेंस बिकम मिनिमम। ये जो इम्पीडेंस मतलब जेड एकदम मिनिमम हो जाता है। मिनिमम हो जाता है मतलब जेड बराबर आर हो जाता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस का मान होता है वही हमारा इम्पीडेंस का मान होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे हमने उसी को बनाया है। ये तो करंट का है मान, रेजोनेंस की कंडीशन में मैक्सिमम हो जाता है लेकिन इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है। देखिए यहाँ पे इस टाइप का बना है। तो इसमें आप देख सकते हैं जेड आर, यहाँ पे जेड बराबर आर, तो यहाँ पे जो है रेजोनेंस की मिनिमम हो जाता है। ये जो ग्राफ है वो जेड मतलब इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है। हालांकि इसमें हम करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच का भी ग्राफ को दिखाए हैं ताकि अच्छे से समझ में आए कि रेजोनेंस की कंडीशन में हमारा करंट मैक्सिमम हो जाता है और इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है। और ये वाला इस टाइप का परवलयाकार ग्राफ क्यों आता है ये आगे चल के हम लोग समझेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि वेरिएशन ऑफ आर एक्सएल एंड एक्सी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये जो आर रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बीच फ्रीक्वेंसी से क्या संबंधित है, तो इसके इन दोनों के बीच का ग्राफ हम देखेंगे। तो एक्चुअली तीनों के बीच के ग्राफ को देखेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। तो आर के साथ क्या होता है, तो आर के साथ हमको पता है कि आर मतलब रेजिस्टिव लोड के केस में फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी आर जो होता है रेजिस्टेंस वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस हिसाब से हमारा आगे के स्लाइड में हम समझेंगे कैसे इसका ग्राफ बनेगा। और इसमें हम मान लेते हैं कि स्किन इफेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आगे देखते हैं कि किस टाइप का ग्राफ बनता है। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच जो ग्राफ बना है ये एक सीधी लाइन बनी है। देखिए यहाँ पे एक सीधी लाइन बनी है, आर्क ग्राफ बना है। एक्चुअली सीधी लाइन क्यों बनी है, क्योंकि हमारा एक कंडीशन है कि रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि एक्सएल और एफ के बीच का ग्राफ क्या होता है। एक्सएल का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ क्या होता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल। ठीक है,
2πfl। इस 2 एक्सएल बराबर 2πfl से हमें क्या मिलता है? मिलता है कि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारा एक्सएल का मान बढ़ा तो हमारा फ्रीक्वेंसी का मान भी बढ़ेगा, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा तो एक्सएल का मान भी बढ़ेगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं जितने पॉइंट हमारा एक्सएल बढ़ेगा उतना ही पॉइंट हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो इस हिसाब से हमें एक सीधी रेखा मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यानी कि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ठीक है, अब एक्सी और एफ के बीच का ग्राफ क्या मिल रहा है? एक्सी बराबर क्या होता है? 1/ओमेगा सी। ओमेगा का मान क्या होता है? 2πfc। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सी बराबर 1/2πfc, यानी कि ये विपरीत है, नीचे है। तो यानी कि हमें क्या मिलेगा? एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k/f या 1/f। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी का मान घटा तो हमारा एक्सी का मान बढ़ेगा, या फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा तो एफ का मान घटेगा। तो इस हिसाब से हमारा देख सकते हैं यहाँ पे जब हमारा एक्सी का मान यहाँ पे देखिए मैक्सिमम है तो उस समय हमारा फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ पे है, यानी कि मिनिमम है। और अगर हमारा फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ पे यहाँ तक है, मतलब मैक्सिमम है, उस समय हमारा एक्सी का मान मिनिमम है, यानी कि उल्टा होता है। इसलिए यहाँ पे एक परवलयाकार टाइप का हमारा ग्राफ बनेगा। अब चूंकि जो हमारा एक्सी का हमारा जो ग्राफ बना था वो पॉजिटिव में बना था, लेकिन हमारा 1/f है, तो इस हिसाब से हम नेगेटिव यहीं पे नेगेटिव मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा हूं मैं कि चूंकि समीकरण z इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, यहाँ पे जो एक्सी है और ऋणात्मक फॉर्म में है तो हमें ऋणात्मक लेना है। यहाँ पे ये जो हम बनाए पॉजिटिव बनाए, तो हम इसे ऋणात्मक बनाने के लिए यहाँ पे एक मिरर रखेंगे। तो मिरर रखने के बाद जो हमारा मिरर इमेज बनेगा, इस ग्राफ का अगर जो मिरर इमेज बनेगा वही हमारा नेगेटिव सेक्शन में बनेगा, तो इसलिए हम उसे नेगेटिव मानेंगे, यानी कि ये नेगेटिव ग्राफ है। तो यानी कि माइनस एक्सी बराबर 1/f हो गया। अब हम ये जो हमारा रियल ग्राफ बनेगा यही वाला माना जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो तीनों ऊपर के ग्राफ मिले हैं, आर और एफ के बीच का जो ग्राफ है, एक्सएल और एफ के बीच का जो ग्राफ है, और एक्सी और एफ के बीच का ग्राफ, यानी कि ये वाला ग्राफ है, ये तीनों को अगर मिलाएंगे तो यहाँ पे लिखा है कि अब उपरोक्त तीनों ग्राफ को सम्मिलित रूप बनाने में, अब तीनों को अब सम्मिलित रूप बनाएंगे तो हम देखिए यहाँ पे रखे हैं, ये वाला आर वाला ग्राफ है, ये वाला हमारा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ वाला ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है माइनस एक्सी वाला ग्राफ है। ठीक है, अब इन तीनों को हम एक ही ग्राफ में रख दिए हैं, एक ही ग्राफ में रखे हैं तीनों के शेप को। तो यहाँ पे अगर हम एक लंब खींचेंगे, यहाँ पे लंब खींचेंगे जिसका, और ऐसी जगह लंब खींचेंगे ताकि ये वाला जो इन दोनों के बीच की लंबाई, इन दोनों ये जो यहाँ पे टच करते हुए खींचा गया है, इन दोनों के बीच की लंबाई बराबर रहेगी। तो इससे हमें एक पॉइंट मिलता है, ये वाला पॉइंट मिलता है, और ये पॉइंट जो मिलता है इसी से हम ये वाला जो ग्राफ है हमारा एक्सएल और एफ के बीच का जो ग्राफ है, इससे हम एक समांतर रेखा खींचेंगे जिसको हम ए बी रेखा यहाँ पे दर्शाए हैं। ये जो ए बी रेखा ही है हमारा परिणामी रेखा है। अब चूंकि परिणामी रेखा हमें मिल गया, अब ये क्या करेंगे कि यहाँ पे एक मिरर इमेज रखेंगे, यहाँ पे एक मिरर रखेंगे तो इस रेखा का हमें एक मिरर इमेज बनेगा जो कि AC बनेगा। यहाँ पे देखिए ये वाला बना है, ये मिरर इमेज है, तो यहाँ पे लिखा हूं मैं मिरर इमेज ऑफ AB। अब ये जो हमें ग्राफ मिला है दोनों का, मिरर इमेज और एक रियल इमेज, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो एक देखिए यहाँ पे परवलयाकार बन रहा है, और यही हम परवलयाकार का हम पिछले स्लाइड में वर्णन कर रहे थे। हालांकि वो जिस टाइप से दिखाया गया उस टाइप का नहीं है, ये थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा परवलयाकार बना है, इसका बैंडविड्थ ज्यादा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बना है तो उसी टाइप का बनेगा रियल में बनाया जाए तो। अब हम यहाँ पे लिखे हैं कि अतः इन तीनों फेज के ग्राफों से निकला जो परिणामी है CAB, यानी कि CAB ये जो ग्राफ है ये CAB से दर्शाया गया है, जिसका चित्र या ग्राफ नीचे एकल में दिखाया गया है, यानी कि जो हम बनाए थे उसी को हम बोल रहे हैं कि नीचे एकल में दिखाया गया है। इन तीनों के ग्राफ का परिणामी Z के बराबर होता है, और इन तीनों के ग्राफ का परिणामी Z के बराबर होता है, ये हमें ध्यान देने की बात है।
अब चूंकि जेड का परिणामी तीनों का परिणामी जेड है, तो हम जेड और एफ के बीच में अब ग्राफ खींचेंगे। तो वही लिखे हैं कि अतः अब जेड और एफ के बीच का ग्राफ, और जेड और एफ के बीच का ग्राफ मैंने पहले भी समझाया था। यहाँ पे देखिए जेड का मान में आर के बराबर होता है रेजोनेंस के कंडीशन में, तो यहाँ पे मिनिमम होगा और करंट का मैक्सिमम होगा। वही जो मैंने पहले समझाया था वो यहाँ पर भी दिया गया है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमें याद करने की जरूरत है, जैसे कि पॉइंट इज टू बी रिमेम्बर। यहाँ पे देखिए ये बनाया है परवलयाकार, यहाँ पे मैक्सिमम करंट है, यहाँ पे F1 है और यहाँ पे F0 है, यहाँ पे F2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, नाउ मैंने लिखा है कि नाउ एट इफ F1 इज लेस देन F0, यानी कि F1 अगर कम है F0 से, ठीक है, पहले है तो कम है, F2 क्या है, अधिक है, यानी कि F2 इज ग्रेटर देन F0 होगा। ठीक है, आगे के स्थिति में हम उसको भी वर्णन करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ये नाउ F1 इज लेस देन F0, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि नेचर ऑफ सर्किट इज कैपेसिटिव। अगर ये वाला जो है, इस वाले रेखे के, इस वाला जो ये वाला जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई, इस लाइन के इधर जितने भी सर्किट आएंगे वो उस सर्किट का नेचर जो होगा कैपेसिटिव होगा। तो ये लिखा हूं कि नेचर ऑफ सर्किट इज कैपेसिटिव, फिर पावर फैक्टर लीडिंग होगा, कैपेसिटिव है तो रिएक्टिव पावर विल लीडिंग या पॉजिटिव रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा। नेगेटिव रिएक्टिव पावर विल अब्जॉर्ब, यानी कि नेगेटिव रिएक्टिव पावर को अब्जॉर्ब करेगा। मतलब यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट, इस वाले सेक्शन में हमें कैपेसिटिव सर्किट मिलेगा, और इस वाले सेक्शन में हमें आगे चल के मैं पढ़ूंगा तो उसमें मिलेगा हमें इंडक्टिव सर्किट। और ये वाला बीच का जो पॉइंट है ये रेजोनेंस की स्थिति है। यहाँ पे लिखा है कि पावर इज अब्सॉर्ब नेगेटिव रिएक्टिव पावर, बस। अब सेकंड स्थिति क्या है, एट द F2 इज ग्रेटर देन F0, यानी कि इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं। ये वाला सेक्शन तो हम पढ़ लिए, ये वाला सारा कंडीशन है, लेकिन अभी ये वाला सेक्शन क्या है, इस वाले सेक्शन में हमारा क्या होगा, नेचर ऑफ सर्किट इज इंडक्टिव, यानी कि इस सेक्शन में हमारा जितने भी सर्किट आएंगे उसका जो नेचर होगा वो इंडक्टिव टाइप का होगा। और पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग, इंडक्टिव है तो लैगिंग होगा। रिएक्टिव पावर लैगिंग, रिएक्टिव पावर विल बी नेगेटिव रिएक्टिव पावर, इट विल एब्जॉर्ब पॉजिटिव रिएक्टिव पावर। कहने का मतलब ये है कि ये इसमें जो लोड है, इंडक्टिव लोड है, वो सप्लाई से रिएक्टिव पावर लेगा, उसी को बार बार इसमें नेगेटिव रिएक्टिव पावर वगैरह वगैरह बोल रहे हैं। सीधी सी बात है, वो सप्लाई से रिएक्टिव पावर लेगा। और उसके बाद क्या है कि नाउ एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की कंडीशन में क्या होगा कि मतलब इस पॉइंट पे हम ये जो पीक पॉइंट है, ये जो लाइन है, इस स्थिति में हमारा अगर कोई सर्किट है तो उस स्थिति में क्या है, नेचर ऑफ सर्किट इज रेजिस्टिव, उसमें सर्किट का जो नेचर होगा और रेजिस्टिव होगा, और उसका फेजर डायग्राम में एक लाइन होगा, सीधी उन दोनों के बीच रजिस्टर और करंट के बीच का जो एंगल होता है जीरो होगा, और पावर फैक्टर क्या होगा, जीरो, फेज एंगल जीरो। इन द सर्किट इज द ओनली एक्टिव पावर, और इसमें इन द सर्किट देयर इज ओनली एक्टिव पावर। इस सर्किट में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर होता है, रिएक्टिव पावर का मान जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है कि रिएक्टिव पावर विल बी जीरो, और इम्पीडेंस बिकम मिनिमम, और इस स्थिति में हमारा इम्पीडेंस बहुत ही कम हो जाएगा, इतना कम होगा रेजिस्टेंस के मान के बराबर हो जाएगा। और करंट बिकम मैक्सिमम, और इस स्थिति में हमारा करंट मैक्सिमम होगा, यानी कि IM बराबर भी अपन R हो जाएगा, और एडमिटेंस भी मैक्सिमम हो जाएगा। और इस सर्किट को हम क्या कहते हैं, इस सर्किट को हम कहते हैं कि एक्सेप्टर सर्किट। अब हम बैंडविड्थ देख लेते हैं कि बैंडविड्थ क्या होता है। तो बैंडविड्थ इसमें जानना बहुत जरूरी है, आगे चल के जो अगला मैं पार्ट लाऊंगा उसमें बैंडविड्थ का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो इसमें हम देखते हैं कि बैंडविड्थ होता क्या है। इसमें ये वाला जो ग्राफ है, इसमें बैंडविड्थ क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है कि द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच द करंट बिकम 70.7% ऑफ द रेजोनेंस इज कॉल्ड बैंडविड्थ। इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं, किसी आवृत्ति का वह प्रसार या रेंज, मतलब किसी भी आवृत्ति का वह प्रसार जो 70.7 से शुरू होकर 70.7 पर ही समाप्त होती हो, उसे ही हम बैंडविड्थ कहते हैं, और इसे हम BW से भी प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये वाला यहाँ 70.7 से शुरू हुई है और जाके 70.7 पर ही खत्म हो गई है। तो ये जो हमारा है ना, ये वाला हमारा
बैंडविड्थ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे देखिए 70.7 से शुरू हुई है और 70.7 पे खत्म हो गई है। तो इसीलिए हमारा बैंडविड्थ का मान होगा f2 माइनस f1, यानी कि f2 माइनस f1।